Hello everyone, welcome to STEM Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के NCERT सोल्यूशन. ओके, तो ये कौन से सोल्यूशन है एक बार मैं देख लूँ. ओके, तो ये जो आपके चैप्टर के पीछे दिए गए हैं वो सारे सोल्यूशंस हैं, वो सारे क्वेश्चन के सोल्यूशंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड. हमें कोई सा एक ऐसा मेथड बताना है जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन जो हो वो हाई यील्ड वाली हो. मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हम कम टाइम में कैसे प्रोड्यूस करें जिसका हमें अच्छे से रिटर्न मिले. ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? हाई यील्ड क्रॉप कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? वन मेथड यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड इज प्लांट ब्रीडिंग. ओके, प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करवा के, क्रॉस ब्रीड करवा के हम हाई यील्ड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. It is the science involved in improving the varieties of crops by breeding plants. Okay, ये एक साइंस है. ब्रीडिंग जो है एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को हम ब्रीड कराते हैं. हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स को लेते हैं, उनको क्रॉस ब्रीड कराते हैं जिससे हमारे मनपसंद वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रॉप्स हमें मिल सकें. ओके, the plants from different areas places is picked up with desired traits and then hybridization or cross breeding of these varieties is done to obtain a plant crop of desired characteristics. तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि हम प्लांट्स को अलग अलग एरिया से लेते हैं. ओके, दूसरी जगह से लेते हैं और हम ये देखते हैं कि अरे वाह, इसके पास तो इतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके पास ये कैरेक्टर्स है. हम वो चीज़ बोलते हैं ना कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ चीज़ होगी तो किसी में कोई अच्छी चीज़ होगी तो कुछ में बुराइयां भी होगी. ओके, तो क्या हमने प्लांट्स के लिए हमने क्या निकाला? हमने ये निकाला कि हम अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इस प्लांट से मिल रहा है तो हम ये प्लांट्स ले लेंगे और वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स हम ले लेंगे. ठीक है, और हम उनको हाइब्रिडाइज कराएंगे, हम उनको क्रॉस ब्रीड कराएंगे ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रॉप हमें चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर सके. ओके, तो ऐसे करके हम परफेक्ट क्रॉप, अपना मनचाहा क्रॉप प्रोड्यूस कर लेते हैं. द हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटी शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. जो हाई यील्ड वाले क्रॉप्स होते हैं वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, जैसे कि हाई यील्ड, अर्ली मैच्योरेशन, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, पानी कम लगता है, लेस वाटर फॉर इरिगेशन, बेटर क्वालिटी सीड्स आर प्रोड्यूस, लेस फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड. सीड्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, फर्टिलाइजर्स कम लगते हैं. Sorry, adapts itself to the environmental condition. Sorry, environmental condition को ये easily adapt कर लेते हैं. Now, next question. Why are manures and fertilizers used in fields? Manures और fertilizers को क्यों यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में, फील्ड्स में? क्या काम है इनका? अरे भाई, बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि हम क्रॉप्स को बार बार, हमारे पास तो एक लिमिटेड एरिया है, फार्मर्स के पास एक लिमिटेड एरिया है ना, एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड है. अब वो बार बार उसमें फार्मिंग करे जा रहे हैं, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे. उसमें भी कुछ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट है. अब हम एक ही एरिया में, लैंड में हम कल्टीवेशन करे जा रहे हैं, क्रॉप ग्रो करे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से डिप्लीट होने लगते हैं, मतलब कम होने लगते हैं. तो सॉइल में वापस वो न्यूट्रिशन आ जाए ताकि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ओके, जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको भरपूर न्यूट्रिशन मिले. इसके लिए हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ता है. They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flowers, giving rise to healthy plants that results in the high crop production. I'm so sorry. क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करें, जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स हो गए, और एक हेल्दी प्लांट हमें मिल सके और क्या हो, और जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. ओके, अगर उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेगा
तो वो कैसे हेल्दी प्लांट हमें मिलेगा? हमें हेल्दी प्लांट तो मिलेगा ही नहीं, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं शो कर पाएगा। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को, ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और उनको, हमको हमारे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? हमें फूड से मिलता है ना, जो भी हम खाते पीते हैं। और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स उनके सॉइल से मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the advantages of intercropping and crop rotation? intercropping and crop rotation के क्या advantages हैं वो हमें बताना है। it helps to maintain soil fertility. okay, क्या करते हैं ये? soil fertility को maintain रखते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग मतलब हम मल्टीपल क्रॉप्स को सेम फील्ड पे, सेम टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? कल्टिवेट कर रहे हैं, उनकी फार्मिंग कर रहे हैं। और क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हमने फर्स्ट टाइम पे, पहले हमने कोई पर्टिकुलर एक ही टाइप के, स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप्स को हमने कल्टिवेट करा, उनको हार्वेस्ट कर लिया, उनको निकाल दिया। फिर हमने नेक्स्ट कोई से अलग टाइप के दूसरे क्रॉप्स को हमने उनकी फार्मिंग करी। ओके, फिर उनको काट के निकाल दिया। फिर थर्ड टाइप के क्रॉप को हमने एक ही पीस ऑफ लैंड में उसकी फार्मिंग करी, उसको कल्टिवेट किया। ओके, तो ये 1 2 3 4 अलग डिफरेंट क्रॉप्स भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप, ऐसे हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, ऐसे हम क्रॉप फार्मिंग करते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये सॉइल को और फर्टाइल बनाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, कि हाँ हम इसमें और पेड़ जो हैं और क्रॉप्स जो हैं, डिज़ायरेबल क्रॉप्स जो हैं, उनको हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उनकी हम फार्मिंग कर सकते हैं और कल्टीवेट कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ये क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ओके, सेव लेबर एंड टाइम, ये लेबर और टाइम बचाते हैं। तो टाइम कैसे बचाते हैं? ये टाइम ऐसे बचाते हैं, इंटरक्रॉपिंग में जो है टाइम ऐसे बचता है कि आपने एक ही लैंड, पीस ऑफ लैंड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स को कल्टीवेट करा है, तो वो साथ में मैच्योर होंगे, तो आपको अलग वैरायटीज़ के क्रॉप मिल जाएंगे। तो ये टाइम बच गया, और आप साथ में ही सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका क्या हो गया? लेबर भी बच गया, है ना। बोथ क्रॉप्स कैन बी ईजिली हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड सेपरेटली। अब जो दोनों क्रॉप्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? ईजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमको पता रहेगा कि हाँ अभी ये क्रॉप है, और उनको हम अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्रॉप रोटेशन। ये भी क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ओके, इट अवॉइड्स डिप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। ये क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी होने से ये बचाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हमेशा ही क्रॉप रोटेशन में यूज़ होते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं रूट नोड्यूल्स, जहाँ पे बैक्टीरिया, राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, और वो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो फिक्स करके सॉइल में ले आते हैं, और सॉइल से प्लांट जो है ये नाइट्रोजन ले लेती है। इट मिनिमाइज पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिसीज। क्रॉप रोटेशन क्या करते हैं? पेस्ट को रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, और डिसीज प्रिवेंट करते हैं। इट हेल्प्स इन वीड कंट्रोल। ये वीड कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं, मतलब रोकते हैं। वीड का मतलब क्या होता है? जो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स के साथ, उनको क्रॉप रोटेशन जो है वो कंट्रोल करके रखता है। इट प्रिवेंट्स चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। ओके, सॉइल में जो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं वो भी हम किससे रोक सकते हैं? क्रॉप रोटेशन से रोक सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम कैसे यूज़ कर देते हैं? तो जेनेटिक आपको पता है, जीन से रिलेटेड, और मैनिपुलेशन आपको पता है कि बोलते ना यार कितना मैनिपुलेटिव है ये, है ना, मतलब बात को घुमा फिरा के बोलने वाला। तो हम जेनेटिक में तो बात को घुमा फिरा नहीं सकते, पर जीन्स को हम घुमा फिरा सकते हैं,
है ना। तो वही बात है जेनेटिक मैनिपुलेशन की। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल जीन्स कैरेक्टर्स इनटू अ क्रॉप वेराइटीज बाय हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, कि हमको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो वाले प्लांट्स हमने ले लिए हैं और उनको हाइब्रिडाइज करवाया, क्रॉस ब्रीड कराया और हमें पर्टिकुलर डिजायरेबल ट्रेट्स के क्रॉप्स मिल जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें बताता है कि हम जेनेटिकली जो डिसिमिलर प्लांट्स हैं उनको हम कैसे क्रॉस ब्रीड करवाएं। दिस इज डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन फोडर क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज इन मेज, व्हीट एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे जो हैं काफ़ी सारी क्रॉप वैरायटीज के लिए और काफ़ी सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, जेनेटिक मैनिपुलेशन जो है वो किया जाता है। और हमें किस में देखने को मिलता है? ब्रांचिंग इन फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स क्या है? जो गायों का चारा होता है उससे बोलते हैं। ओके, मेज और व्हीट में भी जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है ताकि हमें हाई यील्ड क्रॉप्स मिल सके। हाई यील्ड मतलब वही कि लार्ज नंबर ऑफ गुड क्वालिटी क्रॉप्स हमें मिल सके कम टाइम में। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज यूजफुल इन डेवलपिंग वेराइटीज विच शोज। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्यों ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में? तो उसका आंसर ये है कि वो यील्ड बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेस यील्ड, तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, बेटर क्वालिटी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जो हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें एक पर्टिकुलर क्रॉप में मिल जाता है। शॉर्टर एंड अर्ली मैच्योरिटी पीरियड। अब हमने देखा था कि जेनेटिक मैनिपुलेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए करते हैं ताकि कोई भी क्रॉप जल्दी ही मैच्योर हो जाए। ओके, तो क्या होगा? अर्ली मैच्योरिटी पीरियड होगा। बेटर एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, अगर कोई एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई जहाँ पे वो पर्टिकुलर क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, बट उसी वैरायटी का, उसी टाइप का दूसरा क्रॉप सर्वाइव कर पा रहा था, तो हमने उसको क्या किया? क्रॉस ब्रीड कराया, एक नई वैरायटी की क्रॉप्स निकाली जिसमें दोनों क्रॉप्स के क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और हमने मिल गया कि अब जो नया क्रॉप है वो जो है वो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, और इससे हमें मिलते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक मैनिपुलेशन से हमें क्या मिलते हैं? डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर? तो ग्रेन्स को स्टोर करने के टाइम पे क्या क्या लॉस हो सकते हैं वो हमें बताना है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज आर। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। ओके, तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? अब बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। अब एबायोटिक हो गया तो लाइफ लेस हो गया, है ना। तो एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सब हो गया। ठीक है, फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड ग्रेन्स, ह्यूमिडिटी, ओके, एयर एंड टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा कि गर्मी में लोग गेहूं सुखाते हैं, है ना, फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। मिर्ची सुखाते हैं, फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। लाल मिर्ची फिर कूटते हैं उसको, है ना, तभी मिर्ची पाउडर बनता है, चिली पाउडर। तो क्यों करते हैं? ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एकदम ही ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो उसमें क्या हो सकते हैं? कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गए एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स एंड बैक्टीरिया। अब अगर क्या हो गया? बायोटिक फैक्टर्स में क्या आ गए? बर्ड्स आ गए, रोडेंट्स आ गए, चूहे, स्क्विरल वगैरह, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, माइट्स हो गए एंड बैक्टीरिया। माइट्स क्या होता है? एक टाइप का बहुत छोटा सा बेड बग्स टाइप का, जो आपने सुना होगा ना, वो क्या होता है? माइट्स ही होते हैं। ओके, तो वैसे ही खाने पीने के लिए, खाने में भी माइट्स होते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? गेहूं में घुन निकलता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये कहावत अगर सुनी हो तो घुन क्या है? माइट है। ओके, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट फार्मर्स? अब गुड एनिमल हस्बेंड्री जो है, अगर उसको अच्छे से फार्मर्स प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा वो हमें बताना है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। ओके, एनिमल हस्बेंड्री होता है कि जहाँ पे
जो हम हैं, इंसान हैं, वो एनिमल्स को अच्छे से रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, खिलाते पिलाते हैं हमारे नीड के लिए, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स, गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल टू द फार्मर्स इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से ये गुड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए बेनिफिट्स हो सकती हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, ब्रीड्स इम्प्रूव होगा जो भी एनिमल्स को हमने रख के रखा है। इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ फूड स्टफ सच एस मिल्क, एग्स एंड मीट्स, और इसके कारण क्या होगा कि फूड स्टफ जो है वो भी ज़्यादा मिलेगा। फूड स्टफ कौन से हो गए? मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, फीडिंग, केयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। अब डोमेस्टिक एनिमल्स को सिर्फ हमें रखना नहीं है, खिलाना पिलाना नहीं है, उनको बीमारियों से भी बचाना है। ओके, उनको बीमारियों से भी बचाना है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स द फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। और इस तरीके से अगर फार्मर्स जो हैं अपने जानवरों का, जिनकी वो देखभाल कर रहा है, अगर उसको और अच्छे से करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, बीमार होने पे दवा गोली करवाएगा, तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ताकि वो जो एनिमल्स है इन रिटर्न उसको हाई प्रोडक्शन, हाई यील्ड देंगी खाने पीने की चीज़ों का, जैसे कि मिल्क हो गया, फिर मीट हो गया और एग हो गया। ओके, क्वेश्चन 7, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें ये बताना है। तो कैटल फार्मिंग जो है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, और एक यूज़ होती है वो किसके लिए, वो जो लेबर के लिए है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी यूज़ होती है। मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय हाई यील्डिंग एनिमल्स। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ मीट, फाइबर एंड स्किन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब कैटल से हमें क्या मिल सकता है? मीट भी मिल सकता है, फाइबर्स भी मिल सकते हैं, और स्किन भी मिल सकता है। स्किन जो चमड़ा, बहुत सारी चीज़ें बनती है चमड़े से। गुड ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। गुड ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, ड्रॉट एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं एज ए लेबर, और जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ड्रॉट एनिमल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ होते हैं। ओके, क्वेश्चन 8, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोएट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। ओके, अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो पोएट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग में क्या कॉमन है। ओके, तो क्या कॉमन है वो हम देख लेते हैं। थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, तो क्रॉस ब्रीड करवा के हम क्या कर सकते हैं, हाई यील्डिंग हमें फूड स्टफ मिल सकता है, जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिल सकता है। किसमें ये सारी चीज़ें कॉमन किसमें है? कोई भी फार्मिंग हो उसमें ये चीज़ कॉमन होती है। कौन सी? क्रॉस ब्रीड वाली चीज़ कॉमन होती है, कोई भी फार्मिंग हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो आपको क्या डिफरेंस बताना है किसमें, कैप्चर फिशिंग में, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर। तो कैप्चर फिशिंग तो सिंपली जो मछली पकड़ते हैं ना जाल बिछा के, उसको बोलते हैं। It is the fishing in which fishes are captured from natural resources like pond, sea, water and estuaries. Okay, natural resources से हमने मछलियों को पकड़ लिया। Mariculture, it is the culture of the fish in marine water. Varieties like prawn, oysters, bhetki and mullets are cultured for fishing. Okay, mariculture को क्या करते हैं हम, कुछ सी एनिमल्स जो होते हैं, कौन से होते हैं, प्रॉन्स हो गया, ओइस्टर्स हो गया, भेटकी हो गई, इनको हम क्या करते हैं, एक मरीन वाटर लेते हैं और उसमें कल्चर करते हैं। तो इससे समझ में आ गया कि जो मरीन कल्चर है उसको हम सी वाटर में अनोइंगली फिशेस का या सी एनिमल्स का कल्चर करते हैं। ओके, फिर आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर जो है उसको दोनों में कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं और मरीन या सॉल्ट वाटर या सी वाटर में भी कर सकते हैं। इट इज़ डन बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ओके, तो ये बात हो गई किसी कैप्चर फिशिंग की, मैरीकल्चर की एंड एक्वाकल्चर की। तो यहाँ पे जो है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के जो
एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।